कभी ऐसे बड़े भाई को देखा है जो खुद पढ़ते पढ़ते थक जाए लेकिन छोटे भाई को पढ़ाई का ज्ञान देना नहीं छोड़े। चाहे बड़े भाई साहब फेल क्यों ना हो जाते हैं, लेकिन एक बड़े भाई का फर्ज अदा करते हुए अपनी तरफ से बहुत समझाते रहे। कि आज की पैराग्राफ भी कुछ यही बताती है कि प्रेमचंद की कहानी बड़े भाई साहब ने समय की पाबंदी, मेहनत, अनुशासन का महत्व समझाते हैं। लेकिन छोटे भाई साहब इतने खेलकूद में, मस्ती में चूर रहते हैं कि उनको पढ़ाई से संबंधित कुछ भी पूछो तो उनको क्रोध आ जाती, यानी गुस्सा आ जाती। शायद यही रोचक टकराव इस पैराग्राफ को बेहद मज़ेदार और शिक्षाप्रद बताती है। पिछले पैराग्राफ में हमने क्या सीखा था? हमने यह सीखा था कि किसी की भी मजाक नहीं उड़ानी चाहिए। आज की पैराग्राफ कुछ इंटरेस्टिंग होने वाली है। क्लास ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा। तो चलिए कक्षा को आरंभ करते हैं। सबसे पहले रीड कर लेते हैं। कह दिया, समय की पाबंदी पर एक निबंध लिखो जो 4 पन्नों से कम न हो। अब आप कॉपी सामने खोले, कलम हाथ में लिए, उसके नाम को रोइए। कौन नहीं जानता कि समय की पाबंदी बहुत अच्छी बात है। इससे आदमी के जीवन में संयम आ जाता है, दूसरों का उस पर स्नेह होने लगता है और उसके कारोबार में उन्नति होती है। क्या कह रहा है? अब यहाँ पर कह दिया है कि समय की पाबंदी पर एक निबंध लिखो। टीचर कह रहे हैं जो 4 पन्नों से कम नहीं हो, यानी 4 पेज से कम नहीं हो। अब इतनी सी बात को लेके छोटे भाई साहब को इतनी गुस्सा आ रही है कि उन पे यह छोटे भाई साहब का बयान है कि जब गुस्सा आता है तो कह रहे हैं कि कॉपी सामने खुले हुए है, हाथ में कलम लिए, उनको तो रोना आ रहा है क्योंकि उनको पढ़ने में मन नहीं लगता था, खेल कूद ज़्यादा मस्ती करता था। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि कॉपी सामने खोलो, कलम हाथ में लियो और उसके नाम को रोइए। कहने का मतलब है कि कॉपी खोल लो और कलम हाथ में लो और उसको रोना आ रहा है। क्यों रोना आ रहा है? वो कह रहे हैं कि कौन नहीं जानता है कि समय की पाबंदी बहुत अच्छी बात है। पाबंदी मतलब समय की कीमत। तो इससे आदमी के जीवन में संयम आ जाता है। संयम का मतलब यहाँ पर अनुशासन होगा। इससे आदमी के जीवन में संयम आ जाती है। इससे क्या होगा? अनुशासन आ जाती है। दूसरों का उस पर स्नेह होने लगता है, यानी स्नेह मतलब प्यार। दूसरों का उस पर प्यार होने लगता है और उसके कारोबार में उन्नति होती है। लेकिन इस जरा सी बात पर 4 पन्ने कैसे लिखें? अब छोटे भाई साहब को यह लग रहा है कि होता क्या है जीवन की समय की पाबंदी में? बस यही कि उनके जीवन में अनुशासन आ जाती है, दूसरों से प्यार होने लगता है और उनके कारोबार में उन्नति होती है। कारोबार मतलब उनके जो भी बिजनेस हैं। लेकिन इस जरा सी बात पर 4 पन्ने कैसे लिखें? अब उनको समय की पाबंदी छोटा सा 3 शब्द है और उस पर 4 पेज कैसे लिखें उनको समझ में नहीं आ रही है। तो वही कह रहे हैं कि जो बात एक वाक्य में कही जा सके उसे 4 पन्नों में लिखने की क्या ज़रूरत है? क्योंकि उनको लिखना पड़ रहा है, इसलिए उनको लिखना वो चाह नहीं रहे हैं छोटे भाई साहब, इसलिए ऐसी बातें कर रहे हैं। मैं तो इसे हिमाकत कहता हूँ। क्या कह रहा है? हिमाकत मतलब यहाँ पर हिमाकत का अर्थ होगा बेवकूफ़ी। मैं तो इसे बेवकूफ़ी कहता हूँ। यह तो समय की किफ़ायत नहीं, किफ़ायत मतलब बचत, यह तो समय की बचत नहीं है बल्कि उसका दुरुपयोग है। दुरुपयोग मतलब जिसका उपयोग नहीं हो। व्यर्थ में किसी बात को ठूस दिया जाए। वो व्यर्थ बोल रहे हैं कि फालतू में किसी बात को बोल देते हैं कि इस पे 4 पेज पे 4 पन्ने का निबंध लिखो। हम चाहते हैं कि आदमी को जो कुछ कहना हो चटपट कह दे और अपनी राह ले। छोटे भाई साहब का कहना है कि इसमें फालतू की बातें ठूस दिया है कि समय की पाबंदी पर 4 पेज लिखो। इसमें तो हमें बेवकूफ़ी लगती है। आदमी को जो कुछ कहना हो मुंह से चटपट यानी झटपट कह दे और अपनी रास्ते चल ले। राह मतलब रास्ता।
मगर नहीं, लेकिन नहीं, आपको 4 पन्ने रंगने पड़ेंगे। रंगने पड़ेंगे मतलब 4 पन्ने लिखने ही पड़ेंगे, चाहे जैसे लिखिए, और पन्ने भी पूरे फुल स्केप आकार के। यहाँ फुल स्केप आकार का होता है, A4 साइज शीट जो होती है उससे थोड़ी सी बड़ी होती है, उसे कहते हैं फुल स्केप आकार के। तो एक तो 4 पन्ने लिखना ही है, उसमें भी फुल स्केप आकार के, उससे भी थोड़ी बड़ी है आकार का पेज, उसमें लिखो। और उनको समय की पाबंदी, छोटा सा शब्द लग रहा था और इसमें 4 पन्ने तो भर ही नहीं रहे थे। उनको लग रहा था छोटे भाई साहब को क्या लिखें 4 पेज में, और उसमें भी फुल स्केप आकार के, उससे भी कहीं बड़ी है। तो यह छात्रों पर अत्याचार नहीं है तो और क्या है। अत्याचार का मतलब होता है जुल्म या अन्याय। तो वही कह रहे हैं, यह छात्रों पर जुल्म नहीं है तो और क्या है। अनर्थ तो यह है कि कहा जाता है कि संक्षेप में लिखो। वो कह रहे हैं अनर्थ तो यह है कि कहता है कि संक्षेप में लिखो। संक्षेप का मतलब शॉर्ट। संक्षेप में लिखो और समय की पाबंदी पर संक्षेप में एक निबंध लिखो और जो 4 पन्नों से कम नहीं हो। ठीक है, संक्षेप में 4 पन्ने हुए, नहीं शायद 100-200 पन्ने लिखवाते। कहने का उनका मतलब यह है कि एक छोटा सा निबंध है और प्रश्न में कहता है कि इसे संक्षेप में लिखिए, लेकिन उसमें भी 4 पेज कह रहे हैं और उसमें भी फुल स्केप दिया जाता है। ये क्या तरीका है। उनको यह गुस्सा आ रहा है, ये गुस्से से ही वो बोल रहे हैं। तेज उदाहरण के साथ भी उन्होंने कहा है कि तेज भी दौड़िए और धीरे धीरे भी दौड़िए, लेकिन दौड़िए। कहने का मतलब है, एक उदाहरण के द्वारा उन्होंने, छोटे भाई साहब ने बताया है कि कह रहे हैं कि तेज भी दौड़िए और धीरे धीरे भी दौड़िए, लेकिन दौड़िए। इसी तरह उनको लग रहा है कि वह कह रहा है कि संक्षेप में भी लिखिए, लेकिन 4 पेज या फुल स्केप आकार में पेज में भी लिखिए। उल्टी बात है या नहीं। बालक भी इतनी सी बात समझ सकता है। वो अपने आप को छोटा बच्चा समझ रहा है, तो वो कह रहा है क्या इतना जो हमको बेवकूफ़ बना रखा है टीचर ने, हम क्या समझते नहीं हैं। लेकिन इन अध्यापकों को इतनी तमीज़ भी नहीं। उनको गुस्से से वो बस टीचर को, अध्यापक को बदतमीजी मतलब कर रहे हैं कि इन अध्यापकों को इतनी तमीज़ भी नहीं कि उस पर दावा है कि हम अध्यापक हैं। उनका कहने का मतलब अपने आप को तो टीचर समझते हैं, लेकिन यहाँ छोटी सी निबंध लिखने में और चाहिए इनको 4 पेज और फुल स्केप आकार में। मेरे दर्जे में आओगे लाला। अब यहाँ पर टीचर की बात और छोटे भाई साहब की बात ख़त्म होती है। अब यहाँ पर आते हैं बड़े भाई साहब और छोटे भाई साहब का बातें। मेरे दर्जे में आओगे लाला, लाला प्यार से बोल रहे हैं, मेरे कक्षे में आओगे लाला तो ये सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे और तब आटे दाल का भाव मालूम होगा। नोट कीजिएगा, ये दोनों मुहावरे हैं, फेमस हिंदी के मुहावरे हैं, अक्सर लोग बोलते ही हैं, हमेशा मुंह पे रहता है। तो सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे यानी कठिन परिश्रम करने पड़ेंगे। पापड़ बेलना मतलब अधिक संघर्ष करना, कठिन परिश्रम करना, मेहनत करना। तो कह रहा है मेरे दर्जे में, मेरे कक्षे में आओगे लाला तो ये सारे पापड़ तुझे बेलने पड़ेंगे यानी कठिन परिश्रम करने पड़ेंगे और तब आटे दाल का भाव मालूम होगा। आटे दाल का भाव मालूम होना, यह भी हिंदी का फेमस मुहावरा है। इस मुहावरे का अर्थ होता है मुसीबत का अनुभव होना यानी वास्तविकता का ज्ञान होना। वही कह रहा है कि जब हमारी कक्षा में आओगे तो कठिन संघर्ष करने पड़ेंगे और तुमको आटे दाल का भाव मालूम होगा यानी वास्तविकता का ज्ञान होगा। इस दर्जे में अव्वल आ गए हो यानी इस कक्षा में तो तुम अव्वल आ गए हो तो ज़मीन पर पाँव नहीं रखते। यह भी नोट कर लीजिएगा, ये भी फेमस मुहावरा है। ज़मीन पर पाँव नहीं रखते मतलब अहंकार, घमंड करना। तो कह रहे हैं इस कक्षा में अव्वल आ गए हो तो तुम ज़मीन पे पाँव नहीं रख रहे हो यानी तुमको घमंड हो गया, इसलिए मेरा कहना मानिए। बड़े भाई साहब छोटे भाई साहब से कह रहे हैं कि इसलिए मेरा कहना मानो, लाख फेल हो गया हूँ लेकिन तुमसे बड़ा हूँ। माना कि मैं फेल हो गया हूँ इस कक्षा में लेकिन तुमसे बड़ा हूँ यानी तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। संसार का मुझे तुमसे कहीं ज़्यादा अनुभव है। पढ़ाई में वो रटंतू थे बड़े भाई साहब, पढ़ते रहते थे हमेशा, उनको पढ़ाकू बोलते हैं जो हमेशा पढ़ते रहते हैं। लेकिन
बड़े होने के नाते उनको संसार का जो है तजुर्बा ज़्यादा था। जो कुछ कहता हूँ उसे गिरह बांधिए, नहीं तो पछताइएगा। रेस्पेक्ट के साथ बोल रहे हैं बड़े भाई साहब कि जो कुछ कहता हूँ उसे गिरह बांधिए। गिरह बांधिए मतलब किसी गांठ बांधना। गिरह बांधना का मतलब किसी बात को हमेशा के लिए अच्छी तरह से मन में रख लेना, यानी दिमाग में बैठा लेना उन बातों को। जैसे हमने कुछ श्राप टाइप से बात बोला तो उनके दिमाग में यह घर कर गया और उनको इन बातों को लेके वह टेंशन में है। तो गिरह बांधना मतलब किसी भी बात का गांठ बांध लेना। तो वही कह रहे हैं कि मैं तुमसे लाख फेल हो गया हूँ लेकिन तुमसे मैं बड़ा हूँ। संसार का मुझे तुमसे कहीं ज़्यादा अनुभव है। जो कुछ कहता हूँ उसे गांठ बांधिए, नहीं तो पछताइएगा। स्कूल का समय निकट था, यानी स्कूल की टाइम हो रही थी। नहीं, ईश्वर जाने यह उपदेश माला कब समाप्त होती। पहले तो बड़े भाई साहब बोले कि इतनी सारी बातें उसको समझाया, छोटे भाई साहब को समझाए। अब छोटे भाई साहब का सुनिए। स्कूल का समय निकट था, यानी स्कूल का टाइम हो रहा था। नहीं, ईश्वर जाने, ना जाने कि भगवान नहीं बोलते हम लोग आपस में, ना जाने स्कूल का मेरा टाइम हो रहा है, भगवान ना जाने कि मेरे घर कैसे आ गया। तो इसी तरह वो कह रहे हैं कि स्कूल का समय निकट हो रहा है, यानी टाइम हो रहा है, भगवान जाने कि यह उपदेश माला इनकी कब समाप्त होगी। यानी बड़े भाई साहब जो उपदेश दे रहे थे उनको गुस्सा आ रहा था। आज की पैराग्राफ में हमेशा वो क्रोधित थे छोटे भाई साहब, ऐसा ही नज़र आ रहा है। भोजन आज मुझे निस्वाद सा लग रहा है। कह रहा है कि इतना सुनाने के बाद, इतना उपदेश जो बड़े भाई साहब दिए, उनको जो है आज का खाना भी निस्वाद सा लग रहा है। निस्वाद मतलब बिना स्वाद का, जिसमें कोई स्वाद ही ना हो। जब पास होने पर यह तिरस्कार हो रहा है। ये छोटे भाई साहब पास हो गए थे, तो उनका कहना है कि जब तिरस्कार मतलब होता है अपमान होना, अपमान करना, बेइज्जती करना। तो कह रहे हैं जब हम पास हो गए हैं तब हमारा यह हाल है, यानी हमें बेइज्जती किया जा रहा है। तो फेल हो जाने पर शायद प्राण ही ले लिए जाए। लगता है जब पास हो गए हैं तब ये हाल है, हमें अपमान कर रहे हैं मेरा, और अगर हम फेल हो जाते तो लगता है कि शायद हमारा जान ही लेता, हमें यानी हमें मार ही देता। छोटे भाई साहब बोल रहे हैं किसको? बड़े भाई साहब को, अपने आप में बोल रही है। भाई साहब ने अपने दर्जे का पढ़ाई का जो भयंकर चित्र खींचा था उसने मुझे भयभीत कर दिया था। तो कह रहे हैं भाई साहब ने अपने दर्जे के पढ़ाई, अपने कक्षे का जो उन्होंने पढ़ाई किया था वह भयंकर चित्र खींचा। भयंकर चित्र खींचना का अर्थ होता है मतलब डरावनी कहानी कुछ पेश करना, यानी मतलब उनके नापसंद वाली चीज़ें जो कि उस पर दिखाया गया है। तो उसने मुझे भयभीत कर दिया। भयभीत मतलब डरना। उसने मुझे डरा दिया, भयभीत कर दिया। स्कूल छोड़कर घर नहीं भागा, यही ताज्जुब है मेरी। छोटे भाई साहब अपने आप में बोल रहे हैं कि इतना कहने के बावजूद मैं स्कूल छोड़कर घर नहीं भाग गया, यह मेरा ताज्जुब है कि मैं यहीं इनके साथ पढ़ा रहा। लेकिन इतने तिरस्कार पर भी पुस्तकों में मेरी अरुचि ज्यों की त्यों बनी रही। कहने का मतलब बड़े भाई साहब ने बेइज्जती किया, टीचर ने बेइज्जती किया, लेकिन ये चुप नहीं रहा, दोनों को रिप्लाई करता रहा, जवाब देता रहा। एक बड़े होने के बाद भी नहीं इनको समझा कि ये हमसे बड़े हैं, फिर भी उन्होंने, छोटे भाई साहब ने कुछ भी अनाप शनाप उनको बोल दिया, टीचर को भी और बड़े भाई साहब को। लेकिन इतने तिरस्कार, इतने अपमानित होने पर भी पुस्तकों में मेरी अरुचि, अरुचि मतलब होता है, रुचि मतलब होता है जिसे हमें अच्छा नहीं लगता कोई चीज़। रुचि का उल्टा शब्द है विलोम शब्द अरुचि, नापसंद। जैसे बोलिए कि हमें पसंद नहीं है ये चीज़ें, जैसे बोलते हैं ना कि आज की सब्ज़ी मुझे बिल्कुल रुचि नहीं लग रहा है, मतलब अच्छी नहीं लग रही है, तो उसी का उल्टा है अरुचि। तो वही कह रहे हैं कि इतने अपमानित होने पर भी पुस्तकों में मेरी रुचि ज्यों की त्यों बनी रही।
उनको पढ़ने का मन नहीं करता रहा। फिर भी खेल कूद का कोई अवसर हाथ से न जाने देता था। यानी पढ़ाई में तो मन लगता नहीं था क्योंकि वो मस्तीखोर था। खेल कूद में उसका कभी भी कोई भी मौका चूकने नहीं देता था। जहाँ भी होता था खेल कूद में आगे होकर हिस्सा लेता था, यानी भाग लेता था। पढ़ता भी मगर बहुत कम पढ़ता तो था, लेकिन बहुत कम पढ़ता था। उसी में इतना पास हो जाता। इसका मतलब है कि छोटे भाई साहब का दिमाग जो है बिल्कुल चंचल मतलब चंचल दिखा रहा है। इसमें लग रहा है कि बड़े भाई साहब रट रट के, जैसा कि हम लोग स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं, रट रट के पढ़ते थे तभी भी फेल हो जाते थे। ये खेल कूद के में पढ़ता था तो वह पास हो जाता था। तो इसका मतलब है कि इसके दिमाग की जो है तेज होगा, यानी शार्प होगा, तभी ये चंचल है, तभी ये पास भी हो जाता था। क्लियर है? बस इतना कि रोज़ टास्क पूरा हो जाए। टास्क मतलब होता है जो होमवर्क मिलती है कार्य घर में करने के लिए जो टीचर देते हैं स्कूल में। तो बस इतना कि रोज़ टास्क पूरा हो जाए। वह इतना ही पढ़ता था छोटे भाई साहब कि सिर्फ होमवर्क कर लेता था पूरा, उसके बाद एक्स्ट्रा जो था वह नहीं पढ़ता था। और दर्जे में जलील ना होना पड़े, होमवर्क भी ज़बरदस्ती पूरा करता था। ऐसा इसलिए ताकि जब हम क्लास में जाएं तो मैम या टीचर सर जो थे वो हमारी बेइज्जती ना करे और सभी छात्रों के बीच में हमें जलील ना होना पड़े। जलील का मतलब होता है अपमानित होना, बेइज्जती होना। ठीक है, समझ में आ रही है? अपने ऊपर जो विश्वास पैदा हुआ था, यानी जो छोटे भाई साहब के ऊपर विश्वास हुआ था, वह फिर लुप्त हो गया, यानी छिप गया। लुप्त होना मतलब वह पता ही नहीं चला कि उस मतलब छोटे भाई साहब को इतना अपने आप पे कॉन्फिडेंस था, अपने आप पे विश्वास था, वह सब इसका लुप्त हो गया, छिप गया। और फिर चोरों का सा जीवन कटने लगा। चोरों का सा जीवन मतलब छिप छिप कर जीवन बिताता था, यानी डर डर के जीने लगा था। किससे? बड़े भाई साहब से और अध्यापक से। अक्सर जो बच्चे तेज होते हैं ना, हमेशा उसको अगर आप टॉर्चर कीजिए बात बात पे ना, तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल ख़त्म हो जाती है। हर स्टूडेंट के साथ होती भी है ये चीज़ें। जो ये किसके साथ होते हैं? जो बच्चा बहुत ब्रिलियंट है। इसलिए हर प्रत्येक ब्रिलियंट बच्चे को, जो बच्चे तेज है ना, उसे हर काम में उसे रोकिए मत। पहले उसको देखिए कि जो काम कर रहा है क्या वह सही कर रहा है कि नहीं। ऐसा नहीं कि वो गलत रास्ते पे जा रहा है तो हम उसको नहीं रोकेंगे, लेकिन अगर कुछ ऐसा काम नहीं कर रहा है तो उसे टोका टोकी मत कीजिए। उससे बच्चों का जो है कॉन्फिडेंस लेवल ख़त्म हो जाती है और वो बच्चा आगे चलकर दब जाता है, वो आगे डेवलप कभी भी नहीं करता है। और मैं बता रही हूँ आपको, वह बच्चा पूरी लाइफ में कभी भी डेवलप नहीं करता है, जो बच्चा को हम बचपन से हम टोका टोकी करते आ रहे हैं। इसलिए गलत ना करें, लेकिन हर काम के लिए नहीं रोके। अक्सर पेरेंट्स सोचते हैं, छोटी मोटी चीज़ों को लेके भी बोलते हैं, यहाँ का सामान यहाँ क्यों रखा, वहाँ का सामान। बच्चे हैं, रखने दीजिए। घर गंदा होता है, करने दीजिए। छोटे बच्चे ही नहीं करते हैं तो बड़े बच्चे थोड़ी ना करते हैं। हम लोग तो नहीं करते हैं ना, लेकिन छोटे बच्चे करते हैं। इसलिए थोड़े थोड़े पे अगर आप उसको टोकेंगे ना, तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल जो है ख़त्म हो जाता है। इसी तरह उसको एक तरफ से टीचर का दबाव मिल रहा था और बड़े भाई साहब हमेशा उस पर टोका टोकी करते रहते थे। नहीं पढ़ोगे तो पछताओगे, जब मेरे कक्षे में आओगे तब पता चलेगा तुम्हारा क्या हाल होने वाला है, अभी तो तुम अव्वल आ गए। ऐसे करते करते वही बता रहा है कि इसकी कॉन्फिडेंस लेवल जो है ख़त्म हो चुकी थी। इसीलिए बड़े भाई साहब इतने डांटने के बाद, इतना जलील करने के बाद, अपने ऊपर जो उनका कॉन्फिडेंट था, विश्वास था, वह फिर लुप्त हो गया और चोरों का सा जीवन कटने लगा, यानी छिप छिप कर, यानी डर डर के वो जीने लगा। कोई भी आगे स्टेप सोचता था कि ये करें काम, तो फिर उसको लगता था कि अध्यापक कुछ बोलेंगे, फिर बड़े भाई कुछ बोलेंगे, क्योंकि इनके पेरेंट्स नहीं थे बड़े भाई साहब, छोटे भाई साहब के। ऐसा हम पूरी चैप्टर से पता चल रहा है। ठीक है, क्लियर है? चलिए आइए अब हम इसे संक्षेप में जान लेते हैं।